हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर मनी। ठीक है। तो दोस्तों, जब मनी का हम नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले पैसा या रुपया आता है हमारे दिमाग में। तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोई भी सामान खरीदने या बेचने के लिए पैसे का यूज़ होता है। तो क्या आज से बहुत टाइम पहले, मतलब पैसों का यूज कब से हो रहा है? क्या बहुत पहले भी जब हम कुछ वस्तु खरीदते थे या बेचते थे तो भी क्या हम बदले में पैसे दिया या लिया करते थे, या उससे पहले कुछ और होता था? तो इसके बारे में पहले पढ़ते हैं हम। तो मनी का यूज पहले नहीं होता था, और उससे पहले क्या होता था? कोई भी, हम जब कोई वस्तु खरीदने जाते थे, वस्तु को मैं गुड्स बोलूंगा यहाँ पे, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जब हम खरीदने जाते थे तो उसके बदले में हम सामने वाले को भी कोई ना कोई वस्तु दिया करते थे जिसकी उसको जरूरत होती है। तो इस सिस्टम को पहले तो हम जान लेते हैं। इस सिस्टम को बोलते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। जैसे कि अभी यहाँ पे एक एग्जांपल में हम देख पा रहे हैं कि भाई, एक पर्सन के पास फ्रूट्स है, ठीक है, फ्रूट बास्केट है, और उसको क्या चाहिए? शूज। तो सामने वाले पर्सन के पास शूज हैं और उसको क्या चाहिए? उसको फ्रूट्स चाहिए। तो अब यहाँ पे ये दोनों आपस में फ्रूट, ये पर्सन इसको दे देगा, ठीक है, और ये जो शूज हैं ये इसको दे देगा, और ये बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। अब बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज का एक दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं सीसी इकोनॉमी, क्योंकि गुड्स को कमोडिटी भी बोला जाता है। तो सीसी इकोनॉमी का मतलब है कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज इकोनॉमी। तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी एक्सचेंज, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। तो ये है बार्टर सिस्टम। जो पैसों के आने से पहले ये सिस्टम चलता था इकोनॉमी में, कोई भी सामान लेने के लिए या कोई भी सामान बेचने के लिए। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को हमने समझ लिया है, ठीक है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। और हमको ये भी मालूम है कि पैसे का सिस्टम, मनी का सिस्टम आने से पहले बार्टर सिस्टम इकोनॉमी में चलता था। तो उसके बाद मनी का सिस्टम आ गया था। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई ऐसी कमी जरूर बार्टर सिस्टम में रही होगी जिसकी वजह से इसे खत्म करके मनी का सिस्टम लाया गया। तो हम इन ड्रॉबैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशंस आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके ये जानेंगे कि बार्टर सिस्टम में ऐसी कौन सी कमियां रह गई थी जिसकी वजह से इसे खत्म करके मनी के सिस्टम को लाया गया। तो सबसे पहले जो कमी थी इसकी थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि जैसे हमने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि एक पर्सन के पास फ्रूट्स थे और उसको शूज चाहिए थे, और पर्सन बी के पास शूज थे और उसको फ्रूट्स चाहिए थे। लेकिन अब क्या होता है कि मान लो कि पर्सन ए को शूज चाहिए, ठीक है, वो पर्सन बी के पास जाता है, लेकिन पर्सन बी कहता है कि सॉरी, मुझे आपसे फ्रूट्स नहीं चाहिए। तो आप खुद ही बताओ कि जब पर्सन बी पर्सन ए को अपने शूज क्यों देगा, जबकि उसको पर्सन ए से फ्रूट चाहिए ही नहीं? भाई हो सकता है कि पर्सन बी को कपड़े चाहिए हो, अब पर्सन ए के पास तो कपड़े नहीं है देने के लिए, या पर्सन बी को चावल चाहिए हो, पर्सन ए के पास चावल तो है नहीं। तो वो पर्सन ए के साथ डील क्यों करेगा? इसका मतलब क्या है कि भाई पर्सन ए के पास जो है वो पर्सन बी को नहीं चाहिए, तो पर्सन बी पर्सन ए से डील नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना जरूरी है बार्टर सिस्टम के काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इस केस में देखेंगे, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स अनअवेलेबल है, यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे बार्टर सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो अगर इसको आप पढ़ेंगे, इट मीन्स दैट द टू इंडिविजुअल्स आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज। तो टू पर्सन ए एंड पर्सन बी, इन दोनों के पास ऐसे गुड्स होने चाहिए, दे शुड बी इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स, इन दोनों के पास ऐसे गुड्स होने चाहिए जो कि ये दोनों आपस में एक्सचेंज करने के लिए रेडी हो। तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और अगर ऐसा नहीं है तो बार्टर सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। अब आते हैं दूसरे ड्रॉबैक पे, जिसमें कि आपका है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू में आपका आ जाता है कि भाई एक पेयर शूज लेने के लिए पर्सन ए पर्सन बी को कितने किलो फ्रूट्स देगा, ये कैसे डिसाइड होगा? अभी पैसों में तो क्या होता है, आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो आप
कोई भी दुकानदार आपको साफ कहता है कि भैया ये इतने रुपए का है, ये इतने रुपए का है, ठीक है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कपड़े हो, वो कोई सी भी चीज हो, आपको एक कॉमन एक यूनिट दे दी जाती है जो कि होता है रुपीस, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपए, 100 रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ उस टाइम पैसे तो होते नहीं थे पहले, तो भाई सामने वाला दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि भैया तू मुझे अपने एक पेयर के शूज के लिए 5 किलो फ्रूट्स दे। अब जिसके पास फ्रूट्स हैं वो ये कहता है कि यार सिर्फ एक पेयर शूज के लिए मैं 5 किलो फ्रूट्स क्यों दूं, मैं तो इतने दूंगा। या तो फिर अब हो सकता है कि आपको आज डिफिकल्टी हो रही है कि भाई एक पेयर शूज और एक फ्रूट की कीमत कहाँ बराबर होती है। कल को आपको एक नया चैलेंज है कि आप कल कपड़े लेने जा रहे हो, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि भैया एक एक कमीज सिलवाने के लिए मुझे दर्जी को कितने किलो फ्रूट्स देने चाहिए। या फिर एक दर्जी अगर शूज वाले के पास जा रहा है तो वो कह रहा है कि भाई एक कमीज इसको मैं दे रहा हूँ पहनने के लिए, तो उसके बदले में मुझे इससे कौन सा शूज लेना चाहिए, कितने पेयर ऑफ शूज लेने चाहिए। तो ये दिक्कत हमेशा रहती थी कि कोई एक ऐसी कॉमन यूनिट नहीं थी जिसमें कि आप अपनी सामान की कीमत लगा सकें, या अगले वाले जो बंदा, जो सामने बंदा है, वो जो सामान आपको दे रहा है, जो वो गुड्स आपको दे रहा है, उसकी कीमत आप लगा सको। तो एक कॉमन यूनिट नहीं थी, तो यहाँ दिक्कत होती थी। अब कपड़े को मीटर में नापना और चावल को किलो में नापना, तो इसमें बहुत दिक्कतें आती थी। एक्सचेंज करने के टाइम पे ये दिक्कतें आती थी। तो ये आपका है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, ठीक है। अब तीसरी लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। भाई डेफर्ड का मतलब क्या होता है, डेफर का मतलब क्या होता है, डिले करना, ठीक है। डेफर का मतलब होता है डिले करना। तो आप क्या कर रहे हो, आप पेमेंट डेफर करते हो। हम सबको मालूम है कि हम कभी भी सामान खरीदने जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि भैया पैसे आज नहीं है, पैसे कल ले लेना या 1 महीने बाद ले लेना। या तो फिर आप घर खरीदने जाते हैं या आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो कई लोग फाइनेंस कराते हैं गाड़ियों को और उसकी पेमेंट धीरे धीरे 3 साल 4 साल, और होम की पेमेंट, घर की पेमेंट तो पता नहीं 20-20 साल तक होती है। तो वहां पे क्या, आप पेमेंट को डेफर कर रहे हो, डिले कर रहे हो कि मैं पेमेंट सारी की सारी आज नहीं कर सकता, मैं बाद में करूंगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज पॉसिबल नहीं है। बाटर सिस्टम में ये चीज पॉसिबल क्यों नहीं होती थी भाई। आप क्या कर रहे हो, आप मतलब डिलीवरी जो गुड्स की करो, जैसे कि भाई अगर पर्सन बी ने पर्सन ए को शूज दे दिए, अब पर्सन ए इसको बोलता है कि यार फ्रूट्स ना तुम मुझसे ना 1 महीने बाद ले लो। अब पर्सन बी क्या बोलेगा, यार मैं तुझसे आज डील कर रहा हूँ, मेरे को आज फ्रूट्स चाहिए थे, मैं 1 महीने बाद क्यों ले लूँ। ऐसा हो सकता है कि भाई फ्रूट्स खराब हो जाए, या फ्रूट्स की कीमत बदल जाए, फ्रूट्स की वैल्यू कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत इम्प्रैक्टिकल चीज़ है, क्योंकि आज जो बंदा आपके साथ डील कर रहा है, जो आपको अपनी कोई वस्तु दे रहा है, तो वो आपके साथ डील ही इसलिए कर रहा है बाटर सिस्टम में, क्योंकि उसको भी बदले में आपसे वो वस्तु चाहिए आज ही, जो आपके पास है, तो उसको वो चीज़ आज ही चाहिए। आप डिले करोगे तो सामने वाला बंदा, क्या पता उसको 1 महीने बाद वो वस्तु चाहिए ही ना हो, उसको तो आज चाहिए थी, ठीक है। अदर पर्सन मे नॉट वांट योर गुड्स आफ्टर 1 मंथ, ही नीड्स इट टुडे। सो ये प्रॉब्लम आती थी बाटर सिस्टम में कि आप जो डीलिंग थी, डील तो आज हो रही है, लेकिन उसके अंदर जो भी आपको डिलीवर करना है, जो भी गुड्स या जो भी सर्विसेज आपको डिलीवर करनी है, उसको डिले करना बहुत मुश्किल होता था। तो फोर्थ लिमिटेशन जो बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज की है वो ये है कि डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो इसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम जानते हैं कि स्टोरेज ऑफ वैल्यू क्या होती है। देखो, जब आपके पास पैसा होता है तो आप सेव तो करते ही हो ना। अगर आपने आज खर्चा कर लिया और सारे खर्चे आपके हो गए, अब आपको खर्चा और कोई नहीं करना है, तो आप पैसों को सेव करके रख लिया करते हो कि भैया कंटिजेंसी में काम आएंगे, अगर कल को कोई दिक्कत हो जाती है तो उसके लिए काम आएंगे। तो पैसों में तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन क्या बाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में आपके पास पैसों की जगह सामान होता है? क्योंकि आप किसान हो, आपके पास गेहूं है, बहुत सारा गेहूं पड़ा है जिसको आप बाटर सिस्टम में यूज करते हो। आपको भाई कोई भी सामान चाहिए होता है तो आप बदले में सामने वाले को गेहूं दे देते हो। तो अब मान लीजिए कि यही चीज आपको बाटर सिस्टम में करनी हो कि आप गेहूं को सेव करके रख लो, तो ऐसा करना कितना प्रैक्टिकल है? अगर जिस तरीके से हम पैसों को सेव करके रख लिया करते हैं, तो क्या वैसे किसान के पास जो गेहूं जो वो एक्सचेंज करने के लिए यूज करता है, तो क्या वो उसको सेव करके रख सकता है? तो देखो, अगर वो उसको सेव करेगा तो क्या होगा, स्टोरेज कॉस्ट होती है उसकी, ठीक है, क्योंकि पैसा कितनी जगह लेता है सेव करने के लिए, बहुत कम जगह लेता है। लेकिन गेहूं स्टोर करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, उसको रख रखाव में खर्चे आते हैं, ठीक है। गुड्स में लूज इट्स वैल्यू। भाई अगर जैसे मौसम बदलता है या कीड़े वीड़े लग जाते हैं, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है चीजों को सेव करने में। कोई भी चीज हो, गेहूं हो, फ्रूट्स हो, या कोई भी खाने की चीज,
या कोई भी ऐसी पहनने की चीज जो आप लंबे समय तक, अगर आप मान लो 5-6 महीने भी अगर रखते हो अपने घर में, कि भाई अभी आपको उसको बाटर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए यूज नहीं करना, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो आप उन वस्तुओं को सेव करके अगर घर पे रखते हो तो स्टोरेज कॉस्ट लगाना या उसका खराब होने का बहुत डर रहता है, या उसकी वैल्यू कम हो जाए इसका बहुत डर रहता है। तो पैसे की वैल्यू तो नॉर्मली चेंज होती नहीं है, 3-4-5-6 महीने में पैसे की वैल्यू चेंज नहीं होती, लेकिन जो गुड्स आप स्टोर करके रखते हो उसमें ये प्रॉब्लम आती है, स्टोरेज कॉस्ट ही या गुड्स की वैल्यू कम हो जाए या फिर वो खराब हो जाए। तो ये दिक्कत है बाटर सिस्टम में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है इसमें ये है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू में क्या है कि आज की डेट में या पहले भी, चलो आज तो खैर डिजिटल पेमेंट हो जाती है नेट के थ्रू, गूगल पे, फोन पे के थ्रू, लेकिन अगर ये सब पहले जब नहीं थे उसके बाद भी पैसे को लाना ले जाना आसान रहता था, इसके मुकाबले कि आप गेहूं को यहाँ से वहां ले जाओ या फ्रूट्स को यहाँ से वहां ले जाओ, भाई उनको कैरी करना मुश्किल होता है, वो ज्यादा स्पेस लेते हैं। ठीक है। अब अगर मान लो कि 20-25 किलो गेहूं की बोरी है तो उसे कैसे लेके जाओगे, उससे भी ज्यादा अगर है तो उसे कैसे लेके जाओगे। पैसे को तो आप एक चेक के थ्रू भी लेके जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इट्स डिफिकल्ट टू ट्रांसफर द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और ये हम सबको पता है कि गुड्स को ट्रांसफर करना एक से दूसरी जगह पैसों के मुकाबले बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गुड्स में वो क्वालिटी नहीं है ट्रांसफरेबिलिटी की, उसको ट्रांसफर करना मुश्किल, की उसको फिर ट्रांसफर करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी अलग से लगानी पड़ेगी। तो ये दोनों दिक्कतें हैं, स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जो कि बाटर सिस्टम की एक डिफिकल्टी है, जो एक चीज बाटर सिस्टम लैक करता है।